इलाहाबाद विधानसभा चुनाव के लिए हरियाणा में सियासी रस्साकशी तेज हो गई है। बीजेपी जेजेपी के लिए सीट पर जीत सरकार की साख से जुड़ गई तो इनेलो के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती बन गई और कांग्रेस के लिए आपसी गुटबाजी से बाहर निकल एक मजबूत विपक्ष के तौर पर खुद को साबित करने का एक शानदार मौका हुआ। किसान आंदोलन, रोजगार, कानून व्यवस्था समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पक्ष और विपक्ष के बीच इस मसले पर इस चुनाव को लेकर उपचुनाव में बाजी मारने को लेकर पलटवार का दौर भी तेज हो गया। सवाल ऐसे में क्या हर दल अपने किस उम्मीदवार पर दांव लगाएगा? 30 अक्टूबर को जनता वोट की चोट के जरिए आखिर किसे चुनेगी इलाहाबाद का विधायक? ऐसे ही कुछ और सवालों पर बात करेंगे, उनके जवाब तलाशेंगे रणभूमि में, पूछेंगे सवाल, करेंगे पड़ताल। इलाहाबाद उपचुनाव की बची रणभेरी, सभी दलों ने ठोकी जीत की दावेदारी। उपचुनाव में मुद्दों की भरमार, किसान आंदोलन कितना असरदार, कौन जीतेगा उपचुनाव का मैदान? हरियाणा के इलाहाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। 30 अक्टूबर को मतदान और 2 नवंबर को नतीजों का ऐलान होगा। चुनावी रणभेरी बजते ही सभी दलों ने जीत का दम भरना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी जेजेपी ने संयुक्त उम्मीदवार के साथ इलाहाबाद फतह का दावा ठोका है। काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। चुनाव कोरोना के कारण से डिले हुआ है। 30 अक्टूबर की चुनाव की घोषणा हुई है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जेजेपी गठबंधन चुनाव के लिए तैयार है। पार्टी डिसाइड करेगी कौन लड़ता है। वहाँ जेजेपी लड़ेगी, बीजेपी लड़ेगी। कैंडिडेट का अपना एक रुतबा होता है। उस गढ़ में मैं 22,000 से जीत के आया हूँ। उस गढ़ में एक ही सीट आई थी INL, लेकिन ऐसा नहीं है कभी रहा था, आज नहीं। देखिए सब फाइट में रहेंगे, कांग्रेस भी फाइट में रहेगी, पर अल्टीमेटली INL से रहेगा। कांग्रेस तीसरी पोजीशन पे रहेगी। फील्ड के आदमी हैं, 24 घंटे तैयार ही हैं। जैसे ही चुनाव, मैंने पहले भी कहा है, घोषित होगा तो हम अपने सहयोगियों से राय करके जल्दी से जल्दी इस पे साझा प्रत्याशी घोषित करेंगे। वहीं किसानों के समर्थन में इलाहाबाद सीट के विधायक पद से इस्तीफा दे चुके अभय चौटाला दावा कर रहे हैं कि इनेलो से पार पा पाना किसी के लिए भी यहां आसान नहीं होगा। तो बीजेपी से कांग्रेस में आए पवन बेनीवाल टिकट की चाह लिए इलाहाबाद सीट पर कांग्रेस की जीत का दम भर रहे हैं। वहीं बीजेपी जेजेपी गठबंधन और इनेलो पर निशाने साध रहे हैं। ये चुनाव मेरा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का नहीं, ये चुनाव किसी और पार्टी का भी नहीं। ये चुनाव तो कृषि कानून के हक और खिलाफ का है, क्योंकि इस्तीफा मैंने इस बात पे दिया था कि कानून गलत बने। अब वो लोग जो मतदाता हैं वो मेरी बात को सही साबित करने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार को जिताते हैं या किसी और के पक्ष में वोट डालते हैं, फैसला वो करें। और कांग्रेस बिल्कुल तैयार है चुनाव लड़ने के लिए, और अगर कांग्रेस मेरे को मौका देती है तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। कभी चौटाला परिवार का गढ़ माना जाने वाला इलाहाबाद सीट पर इस बार का उपचुनाव दिलचस्प होने जा रहा है, जहां एक तरफ बीजेपी जेजेपी गठबंधन के सामने विकास कार्यों के बूते जीत हासिल करने की चुनौती है, वहीं इनेलो के लिए ये प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। तो कांग्रेस भी जीत का जोर लगाने में पीछे नहीं है। साक्षी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इलाहाबाद सीट पर उपचुनाव और इसके लिए तमाम रस्साकशी का दौर जारी है, लेकिन किसके दावे में दम क्या है, आधार क्या है, ये समझने और परखने की कोशिश हम करते हैं। हम कई खास मेहमानों के पास चलेंगे। अलग अलग दलों के प्रतिनिधि हमारे साथ आज की इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं। चलिए हम सीधे चलते हैं अपने इस डिबेट में उन गेस्ट के पास जो हमारे साथ इस वक्त डिबेट में जुड़ चुके हैं, और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। हम आपको बताते चले कि दीप कमल साहन जी हमारे साथ जननायक जनता पार्टी से जुड़े हैं। दीप कमल जी, बहुत स्वागत है आपका, हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं। धर्मवीर गोयत जी, आप कांग्रेस से हमारे साथ इस डिबेट में अपनी बात रखेंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका धर्मवीर जी। रणवीर लोहान साहब, आप
इनेलो से हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हैं। आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे और बीजेपी से भी हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे, हम उनके पास भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त दीप कमल सहारण जी हमारे साथ हैं। दीप कमल जी, मैं नहीं चाहूंगा कि आप दावे करें, दावे करने के लिए आप लोगों को अलग अलग मंच और मिलेंगे और बहुत बाकी है, समय भी है। मैं चाहता हूं कि आप अपने उन दावों का आधार बताइए। देखिए मनोज जी, मैं बिल्कुल इस बात में यकीन नहीं रखता कि हम शुरुआत में ये कहें कि बहुत आसानी से और बहुत बड़े अंतर से कोई वहाँ पर जीतने वाला है या हम किसी को हराने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक मैं आग्रह ये भी करना चाहूँगा कि एलनाबाद के उपचुनाव को इस पक्ष में कि ये सिर्फ किस कृषि कानूनों से संबंधित चुनाव होगा या सिर्फ इस मायने से कि ये किसका गढ़ रहा है, ऐसी कोई लेबलिंग हमें पहले से वहाँ के मतदाताओं पर के दिमाग पर नहीं डालनी चाहिए। उनके पास एक अवसर है, एक विषय के साथ वहां के विधायक ने इस्तीफा दिया, सबको पता है, वो हमें बार बार दोहराने की जरूरत नहीं। वो उसको कितनी तवज्जो देते हैं, कितनी अहमियत मानते हैं और उसका कितना असर हुआ वो तय कर लेंगे। और अभी 1 महीने का वक्त है, सोचने का वक्त है उनके पास कि उनको आने वाले 3 साल के लिए कौन विधायक चाहिए। तो उसके बारे में मुझे लगता है कि ओपन ग्राउंड होना चाहिए कि पिछले 10-15 पिछले 20 सालों में एलनाबाद में क्या काम हुए हैं, वहां के विधायकों ने कितने काम करवाए हैं, मौजूदा सरकार ने कितने काम करवाए हैं, ये पूछना चाहिए उनको। आज की सरकार से हम लोगों से पूछना चाहिए वहां के लोगों को कि कोई ऐसे वादे क्षेत्रीय स्तर पर जो हमने किए थे या सरकार ने किए थे, कोई घोषणाएं की थी जो अधूरी पड़ी हो, वो पूछनी चाहिए। और वहां के जो मौजूदा विधायक है जो पिछले लगभग 12 साल से 11 साल से वहां की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनसे भी पूछना चाहिए कि इन 11-12 सालों में वो एलनाबाद के लिए विपक्ष में होते हुए क्या लेकर आए। क्या एलनाबाद के लोगों के नसीब में यही हो कि वो विपक्ष में बैठे हमेशा और किसी एक शख्स या किसी एक दल के जो है वो वहां की उनका छाप जो उनके ऊपर लग गई है उसी को निभाते चले जाएं, या फिर वो अपने बच्चों के लिए कोई भविष्य देखें, अपने इलाकों के लिए कोई स्थानीय स्तर का रोजगार जहां पर आ सके वैसी पार्टी को चुने, वैसा उम्मीदवार चुने। अभी तो उम्मीदवार भी मैदान में नहीं है, हमारा उम्मीदवार भी नहीं है, कांग्रेस से भी नहीं है और खुद इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से भी स्पष्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि एलनाबाद के चुनाव को किसी तरीके की लेबलिंग में, किसी तरीके के खांचों में शुरुआत में हमें नहीं बांधना चाहिए। 1 महीने का अच्छा वक्त है, सारी चीजों का विश्लेषण होगा, इस बहाने हरियाणा सरकार के कामों की आपने अपनी बात एक स्पष्ट करी है कि आखिर किस आधार पर यह चुनाव हो, इसको लेकर के जनता को खुद फैसला लेने के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए और वाकई ऐसा ही होना चाहिए भी। दलबीर गोयल जी, क्या आपको लगता है कि एलनाबाद सीट में जिस तरीके से लगातार ये एक हिस्ट्री बताती रही है कि यहां पर इन लोगों का गढ़ रहा, यहां पर सरकार ने अपने काम के जरिए भी बहुत विकास किया है, इसके बीच में आप अपने आप को वहां कहां देखते हैं? देखिए, यहां से कांग्रेस का उम्मीदवार भी जीता है 2005 ठीक में। है, हाँ। और आज कांग्रेस फिर जीतेगी क्योंकि आज ही सरकार ने बाजरा खरीदने से मना कर दिया। बेरोजगारी मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है और लैंड ऑर्डर का मुद्दा है, मुद्दे बहुत हैं। सरकार विफल सरकार है और यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बार बार चुनाव टालने का प्रयास किया गया और पिछले कई महीने से कांग्रेस चाह रही थी कि चुनाव लड़ा जाए और ये चुनाव नहीं करवाना चाहते थे। अब तो जब बिल्कुल ही फंस गया तो इनको लोगों में किरकिरी होने लगी, उसके बावजूद इन्होंने चुनाव करवाया है। इलेक्शन कमीशन भी जो है इसमें शर्मसार हुआ है। तो आप देखोगे बीजेपी का कोई वहां वजूद है नहीं, किसी किस्म का, ना पहले था ना आज है। और इनका उम्मीदवार जो था बीजेपी का वो आज कांग्रेस पार्टी में आ चुका है जिसके दम पर इन्होंने चुनाव लड़ा था। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं है। जहां तक मेरे साथी कह रहे थे जजपा के, इनको तो 6500 वोट मिले थे, 1,80,000 में थे। इनका तो पहले भी वजूद नहीं था, आज भी वजूद नहीं है। बाकी मुद्दे बड़े गर्म हैं, किसानों का है, बेरोजगारी का है, मजदूर का है, भाव का है। मुद्दे इतने कठोर हैं कि इन्होंने गांव में घुसने ही नहीं दे रहे लोग। और वो इलाका प्योर ग्रामीण इलाका है, एलनाबाद का जो क्षेत्र है, वहां किसान यूनियन इंतजार कर रही है कब से जेजेपी भाजपा का उम्मीदवार आए और हम उनको गांव में भी नहीं घुसने देंगे। ये स्थिति भी हो सकती है, मेरा ये कहना आपको। और कांग्रेस अच्छे वोटों से चुनाव जीतेगी। जो भी उम्मीदवार आएगा वो हमारा कांग्रेस का अच्छे वोटों से जीतेगा। ठीक है। रणबीर लोहान जी, आपके लिए सिर्फ जीत मायने रखता है इस सीट पर या इसके अलावा कुछ और? नहीं, देखिए, जीत मायने क्या, वहां तो हमारी सीट ही है और आज की डेट में तो कैसे? आप तो शुरुआत में ही कह रहे हैं कि हमारी जीत ही है,
कैसे, मैं वही जानना चाह रहा हूं। आपने देखा होगा, मैंने सबसे यही जानने की कोशिश की है, पहले आपका आधार बताइए, दावे मत कीजिए, दावे आपके पॉलिटिकल लेवल पर होंगे। जी, आधार बताइए। नहीं, आधार तो केवल मात्र ये जी, वो उस सीट पे कभी से ही ये अभय सिंह चौटाला जी और चौटाला परिवार की सीट है, उन्होंने वहां पे विकास करवाया है और किसान खुश है। और जैसे आप देख रहे हो, पिछले घटनाक्रम में 9 महीने से किसान वहां बैठा है और किसानों के कहने से पूरे देश में अगर कोई एक आदमी है तो अभय सिंह चौटाला जी ने अपना इस्तीफा दे दिया। और तीसरी बात ये कि अभय सिंह चौटाला जी ने बीजेपी की सरकार होते हुए भी वहाँ किसी भी गाँव में ऐसा नहीं है कि वहाँ पैसा ग्रांट नहीं गया, हर गाँव में ग्रांट गया है। मैं बहुत सी बार उनके साथ गया हूँ, तो हर बार जब उन्होंने नुक्कड़ सभा कही है तो ये बोलना है कि बताओ भाई तुम्हारे गांव में इतने करोड़ आ चुके हैं, हम भी अगली बार और आ जाएंगे। तो विकास कार्य भी है। और जेजेपी का रही बात, जैसे मैं जेजेपी के बारे में सुन रहा था, जेजेपी का तो पिछली दफा भी केवल मात्र पूरे हल्के से एक ही बूथ से जेजेपी जीती थी। अब की बार तो बीजेपी का जेजेपी का वहां कैंडिडेट ही नहीं है। आपने देखा होगा बीजेपी का चला ही गया। अब ये किसको लड़ाएंगे, किसको नहीं। कांग्रेस पार्टी पहले से ही 3-4 दौड़ों में बटी हुई है। आज की डेट में केवल मात्र एक ही पार्टी है सर पूरे हरियाणा के अंदर जो किसानों के बारे में सोचती है, किसानों के लिए लड़ती है, जिसके पास एक सीट थी वो भी आपने छोड़ा किसानों के हक में, और फिर आप ये बात कह रहे हैं कि एक सीट हम फिर हासिल करेंगे इस आधार पर। आज तो एक ही सीट के लिए लड़ाई है। अगर इलेक्शन पूरे हरियाणा में होता तो हमारी सरकार बनती, और आज एक ही सीट है तो कम से कम लाख से ज्यादा हम जीतेंगे। तो आज की डेट में तो किसान नेता उभर के आए हैं, किसान नेता का मेरा वर्ग, ये बिल्कुल ठीक है। हौसला होना चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए, अच्छी बात है, तभी आप आगे बढ़ते हैं। दीप कमल सहारण जी, आपने ये अभी तक की प्रतिक्रिया में ये समझा देखा कि आपने कहा कि किसी को लेवलिंग मत कीजिए, आप जनता को कोई नहीं करेगा, लेकिन ये वो लोग हैं जिनके साथ आप भी जाएंगे वहां प्रचार के लिए, आप भी जाएंगे अपनी बात को कन्विंस कराने के लिए जनता को, लेकिन किसान मुद्दा खत्म नहीं हो रहा है। आपके लिए और क्या मुद्दे हैं? आप कैसे किसान मुद्दे से, आंदोलन मुद्दे से आप अपने आप को वहां जस्टिफाई कर पाएंगे? इस तरह के जो मुद्दे हैं वो मीडिया में या शुरुआत के दिनों में भले ही चर्चा में रहे, लेकिन आखिरी के सप्ताह में और खासतौर से उपचुनाव में इतने माइक्रो लेवल पर जो है वो कैंपेनिंग होती है और मैनेजमेंट होती है कि वहां पर ये जो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, ये सिर्फ हरियाणा का या फिर सिरसा जिले का या इलाहाबाद की तो इसमें बात ही नहीं है। ये तो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। ये ठीक है, आज के दिन हमारे पास, क्योंकि हमारे पास बहुत हम डिटेल में वहां पर गए नहीं हैं चीजों के, आप और हम, तो इसलिए हम इस बारे में बात कर रहे हैं। थोड़े दिनों में वहां के गांव में कौन से कितने वहां पर हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, कितने कॉलेजेस हैं, कितने पॉलिटेक्निक हैं, कितने दिन पानी आता है, कौन सी मंडियां चल रही हैं, कितने अस्पताल बंद हो गए, क्या हुआ, ये सब चीजों पर जब बात आएगी तो वहां स्थिति बनेगी, उसके हिसाब से एक बाई इलेक्शन का माहौल बनता है। और मुझे लगता है कि देखिए, एक बाईपोल है तो फिर एक ही की बात हो रही है, वहीं की बात हो रही है। जैसे अभी इनेलो के साथी कह रहे थे कि आज के दिन अगर पूरे हरियाणा में चुनाव हो जाए तो उनकी सरकार बन जाए, ठीक है, ये ख्याल बहुत अच्छा है, लेकिन अभी 2 साल पहले ही तो पूरे हरियाणा में ही तो चुनाव हुए थे 90 सीटों पर, तब तो इनकी जमानत भी 2 जगह बची थी, यहाँ पर अभय सिंह जी की और यमुनानगर में उनके दामाद दिलबाग सिंह जी की। बाकी 88 जगहों पर तो जमानत भी नहीं बची थी, और आज इतना हौसला है कि 45-50 सीटें जीतने की बात हो रही है। तो देखिए, सोचने को कोई कुछ सोचता रहे, हम ऐसी इम्प्रैक्टिकल बातें नहीं सोचते। अब ये मानते हैं कि एक अच्छा मौका है सरकार के पास ये बातें कहने का कि हम इलाहाबाद के लिए, सिरसा क्षेत्र के लिए, ग्रामीण इलाकों के लिए, किसानों के लिए क्या कर रहे हैं वो हम वहां पर बताएंगे। उसके बहाने पूरे हरियाणा में लोगों तक बात पहुंचेगी। इसी बीच में हरियाणा सरकार के 2 साल भी पूरे होने वाले हैं 27 अक्टूबर को, तो उस दौरान भी सारी बातें 2 साल का एक रिपोर्ट कार्ड की तरह हरियाणा सरकार देगी, और इलाहाबाद के लोगों के पास ये मौका होगा, ये अधिकार होगा कि वो उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर अपने लिए अगला विधायक चुने। ठीक है, मुद्दों की बात आपने की कि शुरुआत में हम इतनी ही बात कर सकते हैं, जब कैंपेन जब स्टार्ट हो रहा है, 1 महीना है अभी, शुरुआत में तो हम इसी तरीके की चीजें हो सकती हैं। धर्मवीर गोयल जी, सरकार के पास अपने खाते में इतने सारे मुद्दे हैं जो विकास के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकती हैं। दीप कमल जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, और रिपोर्ट कार्ड में क्या होगा शायद उसमें थोड़ा वक्त है अभी, लेकिन आप अगर ये कह रहे हैं कि केवल कृषि कानून के मुद्दे पर, किसान आंदोलन के मुद्दे पर आप इस रण को भेद लेंगे, ये कैसे संभव होगा? जाहिर सी बात है, मुद्दे तो, मुश्किलें और भी होंगी लोगों की। सर 1 मिनट, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी मिलके सरकार चला रहे थे 2000 से 2005 तक, इकट्ठी सरकार चला रहे थे, इन्होंने किसानों के साथ क्या किया कंडेला में, वो सबके साथ है। ये सारे इकट्ठे थे, बीजेपी भी साथ थी इनके, जेजेपी भी इनके अंदर ही थी,
और इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे। कंडेला में इन किसानों के साथ क्या किया था ये मेरे बताने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, जहां तक विकास कार्य की बात है, विकास कार्य आप तुलना कर लें इलाहाबाद में कांग्रेस के टाइम में हुए या इनके टाइम में हुए। पूरे प्रदेश में हमारे टाइम में 10 साल की सरकार रही, 10 साल की सरकार में 5 मेडिकल कॉलेज बने, 27 यूनिवर्सिटी बनी, 36 रोड बने, आप 2 एम्स बने, और आप कितनी सड़कें निकली, कितने आपके सामने मेडिकल कॉलेज बने, कितनी परियोजनाएं लेके आए। गरीब को मुफ्त में शिक्षा मिली, पहली क्लास के बच्चों को वजीफा दिया, और हरिजनों के लिए 100-100 गज के प्लाट दिए। अब कहां ये विकास का मुकाबला करेंगे हमारे साथ? कांग्रेस जीतेगी, निश्चित तौर पर जीतेगी। एक तो योजना बताएं इनके, फिर कहते हैं 2 साल का रिपोर्ट कार्ड। अरे बीजेपी और जेजेपी तो नहीं थी, बीजेपी का तो 7 साल का आ गया और इनका 2 साल का आ गया। बेरोजगारी में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। कहां इनसे कहां कंपैरिजन करेंगे कांग्रेस के साथ? कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी, और कांग्रेस ने बाई इलेक्शन जीता है, बड़ौदा में हम जीत के आए हैं। और जबकि सरकार ताजा सरकार आई थी, 1 साल भी नहीं हुआ था, हम बड़ौदा चुनाव जीत के आए हैं। आप कहां बात करते हैं? ठीक है, आप कांग्रेस के हुडा शासन के दौर की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि वो काम और वो उपलब्धियां अभी भी आगे चलती रही हैं और उसी के बूते इलाहाबाद के लोग चलते रहे हैं, वही व्यवस्था वहां पर है, नई व्यवस्था नहीं हुई है क्या? सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं हमारे इस डिबेट में। सत्यव्रत शास्त्री जी, क्या मनोहर सरकार ने इलाहाबाद सिरसा के लिए कुछ नहीं किया है? क्या कांग्रेस ने ही जो किया है उसके बाद कोई काम ही आगे नहीं बढ़ा है? इस बूते कांग्रेस का दावा कि हम वहां पर जीतने जा रहे हैं। धर्मवीर गोयत कह रहे हैं। जी, गोयत साहब का परिचय करवाया, बहुत धन्यवाद। और मुझे बड़ी हंसी आ रही है, और शायद इस डिबेट को देखकर बहुत लोग खुश भी होंगे, लिंक यदि भेजेंगे, कि भ्रष्टाचार की बात वो कर रहे हैं जो आमूल चूल भ्रष्टाचार में रुपे रहे, जिसने देश में नहीं विदेशों में हमारी साख को 4 चांद लगाए थे भ्रष्टाचार में, और उस समय प्रचलन होता था। अभी मैं कल का एक 32 पेपर लीक हुए सलमान जी आपके, एक भी पेपर ऐसा नहीं जो लीक ना हुआ हो। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में रिकॉर्ड है, कभी इतने पेपर। सत्यव्रत जी को भी सुन लीजिए थोड़ा, आपको सब लोगों ने सुना है जी। वो पार्टी भ्रष्टाचार की बात करिए जिसके नाम से भ्रष्टाचार का नाम लिया जाता है, और जिसके भ्रष्टाचार की शुरुआत की इनकी कहानी है। रही बात दूसरी, भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल के, वर्तमान के 2 साल के, पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास का नारा देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर हलके में स्वयं दौरा किया था। और आप सबको ध्यान होगा, हर हलके की वहां के लोगों के द्वारा की गई तमाम उन घोषणाओं को घोषणाएं नहीं की, लागू किया, और उनके साथ विकास काम किया। उस समय विपक्ष के जो लोग थे वो इस बात से कायल रहते थे कि अभी तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं था जो दूसरे हलकों की चिंता करे। क्योंकि मैं जिस हलके से आता हूँ, मैं जहां बैठा हूं नारनौल में, वहां हरियाणा रोडवेज की बसों ने चलना बंद कर दिया था। और वो तो जब हालत थी जब यहाँ के चारों विधायक कांग्रेस के थे। लेकिन पिछले जब माननीय मुख्यमंत्री जी के पिछले कार्यकाल के अंदर हर पार्टी का, विपक्ष का नेता इस बात के लिए कायल रहता था कि हम जिस काम के लिए जाते हैं वो काम हमें मिलता है और वो काम हमारा होता है। उसके अंदर चाहे कांग्रेस के थे और चाहे इन लोगों के थे। और वर्तमान 2 साल के कार्यकाल के अंदर जिन जिन समस्याओं को लेकर अभय सिंह चौटाला ने आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई प्रस्ताव दिया हो या किसी अधिकारी को कोई प्रस्ताव दिया हो और उनकी बात कोई ना मानी हो, तो एक बार हम बताएंगे। क्योंकि हल्के की नुमाइंदगी अभय सिंह चौटाला जी कर रहे थे। यदि कांग्रेस का प्रवक्ता यहाँ बैठकर ये कहे कि मेरे हल्के में फलाने विधायक ने ये बात रखी और उसकी मांग नहीं मानी गई या उसका विकास काम नहीं हुआ, तो हम विकास के लिए बेईमानी मानेंगे। लेकिन केवल कांग्रेस पवन बेनीवाल को लेकर, चौटाला के मित्र को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार चुनाव में टिकट दी थी, उसको बुला के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते, तो ये उनकी भूल होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो है कार्यकर्ता, वो नेता, और नेता कार्यकर्ता कब बन जाता है कोई भी पता नहीं चलता। पार्टी चुनाव लड़ती है, एक एक कार्यकर्ता पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी नियमितता के साथ, और 24 घंटा का कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का। आज भी सबसे अधिक यदि सक्रिय कोई पार्टी है, कोई कार्यकर्ता।
सत्यव्रत जी, मैं आपके पास फिर लौटता हूं। रणवीर लोहान जी, क्या अगर अभय चौटाला ने किसान आंदोलन के हक में अपना इस्तीफा दिया, क्या आपको लगता है कि केवल इस तरीके, जिसको आप लोग कहते हैं कि कुर्बानी की, हमने बहुत बड़ी चीज कुर्बानी की, क्या इस आधार पर ये सीट फतेह करना आसान है? क्या और मुद्दे हावी नहीं होंगे? देखिए सर, मैं तो आपको स्पष्ट बता रहा हूँ कि जैसे मेरे बीजेपी के भाई ने कहा, साहब ने, कि मैं इनसे एक बात पूछना चाहूंगा बीजेपी और जेजेपी से। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप 1-1.5 साल से किसी गांव में आपको किसान घुसने नहीं दे रहा, आप इस हल्के में किस गांव में जा पाओगे? और दूसरी बात, तसला प्राप्ति लेके जाना है क्या? हम तसला प्राप्ति लेकर जाएंगे? अरे प्रस्ताव जाते हैं, सरकार का तंत्र लग रहा है, वो विकास काम कर रहे हैं, कहानी हो रहे विकास के काम। आप बताइए कहानी। यही बात कांग्रेस की तरफ से भी बात आ रही है कि किसान पीछे लगे हुए हैं, किसान पीछे लगे हुए हैं। अरे किसान पीछे लगे हुए हैं तो सरकार भी उनके साथ लगी हुई है, ये बात बीजेपी की तरफ से हो रही है। तो क्या ये डर का एक भ्रम की स्थिति में चुनाव लड़ा जाएगा क्या? अरे आयोग भी है, चुनाव आयोग है सर। अरे सर जी अरे सर सुनिए, अरे सर प्लीज समय दीजिए। कांग्रेस पार्टी के राज में जैसे हमारी कांग्रेस के भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 25,000 एकड़ जमीन खा गए, डीपी जो पीटीआई लगा के वो हट गए, ड्राइंग टीचर चले गए। जिस तरीके से 10 साल में हुड्डा साहब ने, कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश को गर्त में दिया, अगर ऐसा होता कि इन्होंने विकास करा था तो अरे झूठ मत बोलिए। अरे वो कुछ कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं, झूठ मत बोलिए। आपके 32 पेपर लीक हुए, 32 पेपर लीक हुए आपके। आप लोकतंत्र एक भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो आपका लीक ना हुआ हो। उतरा नहीं है। आपने तो टिकट को लेकर अभी दावेदारी शुरू हो गई और पार्टियों में किसी प्रवक्ता को। धर्मवीर जी, पवन बेनीवाल कह रहे हैं कि मुझे ही टिकट दे दो, मैं जिता लूंगा। अभी और पार्टियों में तो इस तरह की रस्साकशी, इस तरह की दावेदारी की बात भी नहीं शुरू हो रही है। तो इसलिए आपको नहीं लगता है कि चैलेंज है आपके सामने? एक सेकंड, दीपकमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा है, कोई चैनल कांग्रेस हाईकमान अगर कौन सर, एक सेकंड, हाँ दीपकमल को देगी, हम उसके साथ हैं। ये कांग्रेस हाईकमान फैसला लेगी टिकट किसको देना है, ये मैंने फैसला करना इस पर। ठीक है सर। एक बात बता रहा हूँ आपको, कि इलाहाबाद उपचुनाव में सरकार ने पूरा जोर लगा रखा है, और बड़ौदा उपचुनाव में सरकार ने पूरा जोर लगाया, सिलेंडर भी बांटे, पैसा भी बांटा, लेकिन जीत कांग्रेस की हुई। ये आपके सामने है। ओके, आप उस जीत के साथ हैं, आप उस जीत के साथ ही आपको लगता है कि अब आगे हर मैदान फतेह कर लेंगे। ठीक है दीपकमल जी, सुन लीजिए। अच्छा, एक तो मैं जिस बात से गोयल जी ने खत्म किया उसी से बता देता हूं कि इलाहाबाद को कांग्रेस पार्टी कितनी पसंद है। 2005 में जब पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल रही थी और 90 में से 67 सीटें कांग्रेस को दी थी हरियाणा के लोगों ने, तब भी इलाहाबाद ने कांग्रेस को नहीं चुना। उसके बाद 2009 में जब दोबारा सरकार बनाई हरियाणा में कांग्रेस की, तब भी इलाहाबाद ने कांग्रेस को नहीं चुना। उसके 2 महीने बाद जनवरी 2010 में जब उपचुनाव हुआ इलाहाबाद का, और ये दिख रहा था कि 5 साल तक कांग्रेस की सरकार रहेगी, तब भी इलाहाबाद ने कांग्रेस को नहीं चुना। और उसके बाद जब 2014 में परिवर्तन आया हरियाणा में, तब भी उन्होंने कांग्रेस को नहीं चुना। 2019 में नहीं चुना कांग्रेस को। इलाहाबाद और कांग्रेस का जो नाता है वो आप पूरा खंगाल कर देख लीजिए, कहीं पर भी इलाहाबाद ने कांग्रेस को कभी नहीं चुना, कभी पसंद नहीं किया पिछले 25-30 सालों में। और इनका भ्रम है कि इलाहाबाद के लोग अब उनको इस तरीके से सामने बिठाएंगे। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, दोनों इन दलों ने, विरोधी दलों ने, इनेलो ने और कांग्रेस ने अपनी कमजोरी ये कहकर साबित कर दी है कि ये चुनाव किसानों का चुनाव होगा, यानी कि किसानों की आड़ लेनी पहले दिन से शुरू कर दी है। इनको अपने काडर पर, अपने वर्कर पर, अपने सरकारों के काम पर कोई भरोसा नहीं है। इनको किसानों की आड़ में ये चुनाव लड़ना है। और अगर इतना ही किसानों पर एक राय है ये दोनों दल, तो कांग्रेस पार्टी से मेरा आग्रह है कि अभय सिंह जी ने किसानों के नाम पर इस्तीफा दिया है, घोषणा कर दीजिए कि आप अभय सिंह का समर्थन करते हैं, कह दीजिए कि किसानों के नाम पर चुनाव होगा और हमें अभय सिंह का समर्थन करते हैं। धर्मवीर गोयल जी से यही कहलवा लीजिए ये बात, अगर किसान इतना ही बड़ा इनके लिए महत्वपूर्ण है और कृषि कानूनों के मसले को इतनी ही तवज्जो देना चाहते हैं, तो दे दीजिए समर्थन खुलकर इन लोगों को। ठीक है, यहाँ पर आप मुद्दे की बात करिए, आप मुद्दे की बात करिए। नहीं, बात अगर किसान आंदोलन इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर बात तो इस पे होगी और सभी लोग अपनी बात रखने का हक रखते हैं। खैर, आज की इस डिबेट में आप सबसे इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में शामिल रहने के लिए।